गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन पहला पढ़ा था। लेसन फर्स्ट हमको आगे बढ़ाते हैं। लेसन फर्स्ट का नाम होता है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। हमने खनिज कुपोषण तक ये कर लिया था। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मानव स्वास्थ्य के। और मानव स्वास्थ्य का अध्ययन करने से के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी पदार्थ पानी या जल की बात करते हैं। वाटर की। पानी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल है तो कल है। तो जल जो होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि पीने का जो पानी होता है या पीने योग्य जो जल होता है उसके क्या गुण होते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल जो होता है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो हम देखते हैं, पहला जो जल होता है, जो हम जल पी रहे हैं, इसमें आँखों से दिखाई देने वाले कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो जो जल होता है इसके अंदर हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव जीवाणु वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। कृमि हो सकता है जो पानी के अंदर है। अगर हम उस कृमि को, जीवाणु को पानी के साथ पी जाएंगे तो उससे हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही जो जल होता है इसका जो पीएच होता है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब होता है वो 7 होना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है उसका पीएच 7 होता है और ये उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। नेक्स्ट बात करें तो जल जो होता है इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, तभी वो पानी थोड़ा शुद्ध, मतलब कि प्योर शुद्ध हो सकता है। आगे हम बात करें कि हम कहते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जो एक दिन में 7 से 8 गिलास हमें पानी पीना चाहिए रोज़ाना। तो जो पर्याप्त मात्रा में हम पानी पिए, अगर एक दिन में हम 7 से 8 गिलास या इससे ज़्यादा पानी पिए, तो पर्याप्त मात्रा में जो पानी पीने के लाभ क्या हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लाभ क्या क्या ऐसे विशेष लाभ हमें मिल सकते हैं रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी या इससे ज़्यादा पानी पीने से। तो देखिएगा कि प्रत्येक दिन हमें 7 से 8 गिलास पानी 7 से 8 नहीं, 8 से 10 है। 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। पीने से क्या होगा कि जो शरीर है, इस शरीर में हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ये हानिकारक पदार्थ जो होते हैं ये स्वतः ही शरीर से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, रोग मुक्त होता है, यानी हमें कोई भी रोग नहीं रहता। दूसरी अगर हम बात करें तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से चुस्ती बनी रहती है और इसके साथ ही ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हम कोई भी कार्य आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम आलसी होंगे तो वो कार्य भी अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें तो पानी पीने से थकान का एहसास नहीं होता, हमें थकान नहीं होती है कोई भी कार्य करने में। उसके बाद में जो पानी होता है, इस पानी के अंदर रेशों की मात्रा जो होती है, पानी के कारण जो शरीर में रेशे होते हैं, उन रेशों की जो मात्रा होती है वो बनी रहती है। रेशों की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है पानी पीने के कारण, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रचुर मात्रा में पानी पीने से
शरीर के अंदर अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती, अनावश्यक चर्बी जो वसा है वो जमा नहीं होती, जिससे मोटापा नहीं आता है, या क्योंकि मोटापा आएगा तो हम कार्य करने में थकान महसूस होगी, इसलिए चर्बी भी जमा नहीं होती है। आगे बात करें तो जो पानी है अगर हम पर्याप्त मात्रा में पीते रहेंगे तो हमारे फेफड़ों से संबंधित कोई संक्रमण है, या हृदय से संबंधित कोई संक्रमण है, या मान लीजिए अस्थमा है, अस्थमा को हम दमा भी बोलते हैं, एक प्रकार का श्वसन से संबंधित रोग होता है। इस प्रकार की बीमारियां जो है, आंत की बीमारियां हैं, इन जैसी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होती, या इन बीमारियों का खतरा हमारे शरीर में नहीं रहता। इसके बाद में अगर बात करें तो हमारे शरीर में लगातार पानी अच्छी मात्रा में पीने से पथरी भी नहीं होती है। आजकल सामान्य रोग होता है पथरी, बहुत लोगों के हो रही है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ये भी नहीं होती। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लाभ। अगर मान लीजिए हम जो पानी पी रहे हैं वो दूषित पानी है या प्रदूषित पानी है, तो इससे दुष्प्रभाव क्या है, दूषित पानी से दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर हमने दूषित पानी पी लिया है तो हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट होंगे इसकी हम बात करेंगे। देखिएगा कि इसको हम कुछ बिंदुओं में पढ़ते हैं। दूषित जल जो होता है, दूषित जल का सेवन अगर हम करेंगे तो इससे हमारे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां जो हैं ये हैजा हो सकता है, या पेचिस हो सकती है, कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। मीबियासिस हो सकता है, टीनियासिस हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वायरल संक्रमण भी हो सकता है, जो फैलता हो, जो वायरस से होता हो, ऐसे संक्रमण भी हमारे शरीर में हो सकते हैं दूषित पानी से, क्योंकि दूषित पानी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान होता है अगर वो हमारे शरीर में चले जाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें 10th क्लास बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2017 में पूछा गया था कि विभिन्न प्रकार के, मैंने आपको बताया कि दूषित जल जो होता है उसमें जीवाणु भी होते हैं, उसमें विषाणु भी हो सकते हैं, उसमें कृमि भी हो सकता है, उसके अंदर प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो इनसे संबंधित ये भी पूछा जाता है कि इनसे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। 2017 में पूछा गया था जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक ही बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, जब से ये किताब बनी है 10th क्लास की, जो RBSE बोर्ड की जब से चला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है, ध्यान रखना। और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, कृमि से या प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। तो मैं यहाँ पे इनके बारे में वर्णन बता रहा हूँ आपको, नाम आपको 2 या 3 नाम इनके याद रखने हैं। जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं जैसे हैजा हो सकता है, पेचिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अतिसार हो सकता है, अतिसार दस्त को बोलते हैं, ध्यान रखना। न्यूमोनिया में खांसी जुकाम वगैरह होता है, इसमें भी पानी जो होता है इसके कारण, दूषित पानी के कारण ये हो सकता है। विषाणु की अगर बात करें तो विषाणु से संबंधित हमारे शरीर में एड्स हो सकता है, पीलिया रोग हो सकता है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस जो रोग है ये भी हो सकता है। तो इन रोगों के नाम आपको याद रखने हैं। कृमि की अगर बात करें तो जैसे कि इसी में एक आगे हम पढ़ेंगे, नारू रोग हो सकता है हमारे शरीर में। नारू रोग के अलावा एस्केरियासिस, जो एस्केरिस के कारण होता है, एस्केरियासिस रोग हो सकता है। एस्केरिस नाम का एक कृमि होता है जो पानी के अंदर होता है। अगर हम पानी के साथ में उस एस्केरिस जीवाणु कृमि को भी हमारे शरीर में ले जाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, एस्केरियासिस रोग हो सकता है। इसके अलावा टीनियासिस रोग हो सकता है, बहुत से रोग हैं ऐसे। प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा भी कई रोग हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। इसके अलावा अमीबियासिस रोग है। इसके अलावा प्रवाहिका, वही अतिसार वाला रोग है। अतिसार को हम प्रवाहिका भी बोल देते हैं, सामान्य भाषा में हम घर में घरेलू यूज लें तो दस्त बोल देते हैं। अतिसार जीवाणुओं के द्वारा भी हो सकता है और अतिसार प्रोटोजोआ के द्वारा भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें
तो हम बात करते हैं इसी बाला या नारू रोग की, जो किसके कारण हो रहा है, कृमि के कारण हो रहा है, बाला या नारू रोग। इस बाला या नारू रोग को हमें गिनी कृमि भी कह देते हैं, गिनी कृमि, क्योंकि जिस कृमि के द्वारा होता है उसे गिनी कृमि कह देते हैं, गिनी कृमि रोग भी कह देते हैं। इसका जो रोगजनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि। ये जो रोग है, इस रोग की चर्चा कर रहे हैं, इधर देखिएगा। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जो कृमि है, ये जो कृमि होता है, इसके अंदर मादा कृमि जो होती है, ये मादा कृमि अपने जो अंडे देती है ये पानी में देती है, और इन अंडों युक्त पानी को अगर हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, नारू रोग हो जाता है। नारू रोग जो होता है ये एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है। राजस्थान के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या थी पहले, लेकिन सन 2000 के पश्चात इसका कोई भी रोगी नहीं मिला। इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे हम बोलते हैं नारू उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के कारण क्या हुआ कि सन 2000 के पश्चात इसका कोई भी रोगी नहीं मिला। इस रोग के लक्षणों की बात करें कि ये रोग होने के बाद में लक्षण क्या क्या होते हैं रोगी में, तो रोगी के शरीर पर खुजली होती है, खुजली या जलन होती है, क्योंकि जो अंडे होते हैं, जैसे कि हमने पानी जो होता है वो पानी पिया, उसके साथ अंडे भी हमारे शरीर में गए, तो जो वो अंडे होते हैं उनमें से लार्वा निकलते हैं, कृमि निकलता है, और वो कृमि हमारी त्वचा से बाहर आता है। हमारी त्वचा से जब वो बाहर निकलता है तो जिस भाग से, मान लीजिए यहाँ से वो कृमि अगर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होने लगती है, खुजली या जलन होने लगती है। दूसरी अगर हम बात करें तो त्वचा पर फफोले बन जाता है, फफोले या छाला बन जाता है, क्योंकि जहाँ से यदि यहाँ से वो कृमि बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फफोला बन जाएगा या छाला उत्पन्न हो जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो जो कृमि होता है वो जब हमारे त्वचा से बाहर निकल रहा होता है तो निकलते समय क्या होता है कि दर्द या सूजन का अनुभव होता है। तो जो लक्षण होते हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं। जो ये कृमि होता है ये हमारी त्वचा से ही हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात हमसे पोषण प्रदान करता है, प्राप्त करता है, और फिर ये त्वचा के द्वारा ही बाहर निकलता है। इसका इलाज ये है, उपचार वैसे तो चिकित्सक के पास हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा इसके बचाव कर सकते हैं हम। बचाव के रूप में हमें क्या करना चाहिए, जो पानी होता है इसे गर्म करके छान कर ठंडा करके पीना चाहिए, छान कर इसको गर्म करना चाहिए, उसके बाद में ठंडा करके हमें पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नदी तालाब होते हैं, नदी तालाबों के अंदर नहाना या कपड़े धोना नहीं चाहिए। नदी तालाबों की समय समय पर सफाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक क्या होता है कि जब ये कृमि निकल रहा होता है बाहर, मान लीजिए यहाँ से ये कृमि बाहर निकल रहा है, तो क्या होता है, लकड़ी की सहायता से, लकड़ी, ये मान लीजिए लकड़ी है, इस लकड़ी की सहायता से उस कृमि को इसके ऊपर, जैसे आप कृमि के पास ये लकड़ी लेके जाएंगे तो कृमि इससे चिपक जाएगा, और फिर ऐसे धीरे धीरे इसको घुमाते हुए क्या करते हैं, लकड़ी को, इस कृमि को धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। ये इसके बचाव का थोड़ा सा उपचार है। इससे क्या है, दर्द वगैरह थोड़ा कम होगा, तो ये भी हम तरीका अपना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मोटापे की। मोटापा क्या होता है? मोटापे की बात करें तो मोटापा वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा, हमारे शरीर में जो वसा होती है वो वसा इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है, हमारे शरीर में इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि
वह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती है या स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। उस स्थिति को, कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। जब हमारे शरीर की जो वसा होती है, शारीरिक वसा, वो इस सीमा तक बढ़ जाए कि हमें उससे हानि होने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे? मोटापा कहेंगे। मोटापे की जांच करने के लिए हम BMI का इस्तेमाल करते हैं। BMI क्या होता है? तो आप इसका फुल नेम लिखेंगे बॉडी मास इंडेक्स। इसको शरीर भार सूचकांक भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? तो आप ये बताएंगे कि ये शरीर का जो भार है और लंबाई जो है शरीर की, इसका अनुपात होता है। यदि मान लीजिए आपका वज़न जो है, इस वज़न के अंदर आपकी लंबाई का भाग दे दिया जाए, जैसे आपका वज़न 80 है और इसके अंदर लंबाई का वज़न भाग दे दिया, जैसे आपकी जो लंबाई है वो 5 इंच, 7 इंच, 6 इंच जो भी है, 6 फुट 5 फुट जो भी है, तो उससे क्या हो सकता है कि इसका अगर हम लंबाई में भाग देंगे तो जो मान आएगा वो मान क्या कहलाता है? BMI कहलाता है। जो BMI है, अगर इसका मान, BMI का मान 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक होता है, या 25 से पहले, मतलब 25 तक होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? मोटापा पूर्व स्थिति कहते हैं। और जब ये मान 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? मोटापा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति मोटा है और उस व्यक्ति में मोटापा आ गया है। तो ये हमने बात की BMI की। आगे बात करते हैं कि मोटापा जो होता है, इसके दुष्प्रभाव क्या है? हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मोटापे का शरीर पर प्रभाव। तो जो मोटापा होता है, इसके कारण हमारे शरीर में बहुत से रोग हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, मधुमेह है, हृदय रोग, हृदय से संबंधित, निद्राकालीन श्वास समस्या, इस प्रकार के कई रोग हमारे हो सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो मोटापे से हार्ट अटैक की संभावना भी अधिक रहती है। मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा रहता है, ध्यान रखना। अब हम बात करें कि मोटापा जो होता है, इसके होने के क्या कारण है? ये किस प्रकार से हो जाता है मोटापा होने के कारण? तो मोटापा हमारे शरीर में किस किस कारण से होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो कि हम जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, ऊर्जा का सेवन कर रहे हैं, और दूसरी बात कि ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि बात यह है कि हम कितना खा रहे हैं, कितना ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, मतलब हम काम कितना कर रहे हैं। इसके बीच में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो मोटापा आ जाता है। यानी कि आप खाते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, तो इसका मतलब है इसमें अंदर ऊर्जा के अंदर असंतुलन हो गया सेवन और उपयोग के अंदर, जिससे मोटापा आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें स्थिर जीवन यापन करें। स्थिर जीवन यापन का मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, घर में सोए हुए रहते हैं खाना खाने के बाद में, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि मोटापा जो है वो आ सकता है। या हम व्यायाम ना करें तो व्यायाम न करने पर भी क्या आ सकता है? मोटापा आ सकता है।